नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से आगे आपको समझाएंगे। आज सबसे पहले बुलेटिन में आपको खबर समझाएंगे, खुशबू वाली खबर को समझिए। सुपर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार के मायने आपको समझाएंगे। एएसआई राजीव रंजन की मौत पर जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताएंगे। रुपए के सिंबल वाले विवाद को भी आपको समझाएंगे। वैसे तो हम बुलेटिन की शुरुआत पॉलिटिकल खबरों से करते हैं, लेकिन होलिका दहन के दिन सबसे पहले बात एक बहादुर बेटी के जज्बे की जो पढ़ना चाहती है। न्यूज 18 की मुहिम खुशबू को पढ़ाना है, रंग लाता दिख रहा है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के साथ साथ बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने खुशबू के साइंस पढ़ने में पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। क्या है खुशबू की खबर, पहले वो जान लीजिए, फिर न्यूज 18 की मुहिम का असर आपको समझाएंगे। बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो। अच्छा, नहीं तो नहीं। मेरा 399 आ गया। 400 प्लस में तो टॉप कर देता है लोग। हाँ, तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज 800 पढ़ रहे। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। ये कपकपाती आवाज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बिलखती हुई लड़की आपके मन में सवालों का सैलाब ला देगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्ची हमारे समाज को कटघरे में खड़ा कर रही है। पटना के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली खुशबू से जब महिला दिवस पर सवाल किया गया तो ये अपने मन के भावों को रोक नहीं पाई। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। फोन भी नहीं दिया और इतना दूर तो आना मुश्किल। इसने साहस जुटाकर अपनी कहानी साझा करने की शुरुआत तो की, पर अपने आंसुओं से हार गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये दौर बदल रहा है ना। हम लोग तो बस हमारे साथ कुछ इस तरह की चीजें होती थी ना, तो हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा दौर आएगा तो हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, है ना। आप रोइए मत, एकदम दिल मजबूत करके रखाइए। एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो फोन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस ये तय कर लीजिए कि आपको जो मिला है ना उसमें आप बेहतर करके दिखाएंगे। खुशबू विज्ञान की किताबों की सुगंध लेना चाहती थी, पर उस पर मानविकी का बस्ता लाद दिया गया। ये कहानी सिर्फ खुशबू की ही नहीं है। साइंस ले सकती हो। अच्छा। नहीं तो नहीं। आज भी भारत में न जाने कितनी बेटियां सिर्फ अपने सपनों के साथ समझौता कर रही है, क्योंकि वो बेटा नहीं है। हाँ। उसी के कारण आज 800। गांव देहात में ऐसी पितृ सत्ता की पीड़ितों की संख्या और ज्यादा है। इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे अरे कोई नहीं। अरे बेटियों को पढ़ाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक कई योजनाएं चलाई जा रही है। 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज 800। पर उन योजनाओं का क्या वजूद जब आज भी एक महज 1 नंबर कम आने पर एक होनहार बच्ची को उसकी पढ़ने की इच्छा को दबाना पड़ रहा हो, अपने ही घर में दोहरे रवैये का शिकार होना पड़ रहा है। आपको साइंस लेने का मन था, नहीं 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे कोई नहीं। अरे ये भेदभाव सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर खुशबू जैसी लड़कियों को समाज के बनाए बेतुके पैमाने में ढकेलने की कोशिश होती है। तो हम लोग यही सोचते थे कि जब हमारा सवाल है, कब तक ऐसी बेटियों से उनका अधिकार छीना जाता रहेगा। इतने बदलाव, इतने विकास के बाद भी आखिर अपना समाज कितना बदल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उसी के कारण आज 800। बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 बोली थी और 399 आ गया इसलिए साइंस नहीं देने को मिला। अरे बाप रे। अरे कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये धीरे धीरे होगा सब। और अब आइए खुशबू वाली खबर को समझते हैं। खुशबू दानापुर की रहने वाली हैं, जो साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश है कि वो साइंस की पढ़ाई करें। घर वालों ने खुशबू के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो 10वीं में 400 अंक ले आएगी तो उसका साइंस में एडमिशन करा दिया जाएगा। खुशबू 10वीं में 500 में से 399 अंक लाई और महज 1 नंबर कम आने से खुशबू का साइंस की पढ़ाई का सपना टूट गया। घर वालों ने उसका आर्ट्स में एडमिशन करा दिया है। अब आप सोचेंगे
कि आखिर खुशबू साइंस क्यों नहीं पढ़ पाई, तो वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि खुशबू क्यों साइंस पढ़ना चाहती है। दरअसल खुशबू डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनकर अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है और डॉक्टर बनने के लिए साइंस पढ़ना जरूरी है। लेकिन साइंस की पढ़ाई काफी महंगी होती है और डॉक्टर बनने के लिए तो मेडिकल करना होगा। मेडिकल की पढ़ाई उससे भी ज्यादा महंगी होती है और खुशबू के घर वालों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बेटी को पढ़ाने पर इतना खर्च कर सके। इसके अलावे अभी भी गांव में लड़का और लड़की के बीच में फर्क किया जाता है, समझ में आता है। बहुत से घर वाले डरते हैं कि कहीं लड़की बिगड़ ना जाए और फिर समाज, गांव क्या कहेगा, और इसी समाज के भेदभाव की सोच के चलते खुशबू की पढ़ाई में मुश्किल आई। लेकिन न्यूज़ 18 के कार्यक्रम भाभी जी मैदान में हैं के दौरान खुशबू की आंखों से निकले आंसुओं ने न्यूज़ 18 को इस खबर को मुहिम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। न्यूज़ 18 ने इसे मुहिम बनाया और नाम दिया खुशबू को पढ़ाना है। न्यूज़ 18 की टीम खुशबू के घर गई, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक खुशबू की बात को पहुंचाई, जिसका नतीजा हुआ है कि मंत्रियों ने खुशबू की हर संभव मदद का वादा भी किया है। और अब आपको बताते हैं किसने क्या कहा, वो भी जान लीजिए। सबसे पहले शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया कि मैं खुद खुशबू से मिलूंगा। उसके बाद बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि खुशबू की हर संभव मदद की जाएगी। इसके बाद बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि नियमबद्ध तरीके से खुशबू की मदद करेंगे। इसके साथ ही बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने भी कहा कि बेटा बेटी में भेद करना सही नहीं है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से भी न्यूज़ 18 की टीम ने बात की और उन्होंने कहा कि हमारी टीम जल्द ही खुशबू से मिलकर उसकी मदद करेगी। मतलब ये कि न्यूज़ 18 की मुहिम के बाद उम्मीद की लौ जगी है, क्योंकि मंत्रियों ने खुशबू को साइंस पढ़ाने का आश्वासन दिया है और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि खुशबू के सपने अब पूरे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में विकास कार्यों को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार सक्रिय हैं और सीएम ने पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम के रफ्तार में तेजी लाने को कहा है। इसके बाद सीएम ने बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड का जायजा लिया और फिर बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया है। नीतीश कुमार करीब 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उम्र 74 साल, लेकिन विकास करने का जज्बा आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय था। अपने विकास कार्यों की वजह से सुशासन बाबू के नाम से पहचाने जाने वाले नीतीश कुमार वैसे तो सालों भर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। कह सकते हैं कि सुपर एक्टिव है। गुरुवार को नीतीश कुमार अचानक पटना एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों से बातचीत की, काम के रफ्तार में तेजी लाने को कहा, क्योंकि अप्रैल महीने में ही इसका उद्घाटन होने वाला है। अभी 11 होगा सर, थोड़ा समय सब जगह जुट जाएगा। हम तो बराबर कह रहे हैं सब हो जाएगा जल्दी, काफी सुविधा पैसेंजर हो जाएगा, तभी तो और इसका विस्तार बहुत होगा। जी सर। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद सीएम अपने सरकारी आवास नहीं लौटे, बल्कि बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड का जायजा लेने निकल पहुंचे। साथ ही उन्होंने बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। इसके पहले लगातार 2 दिनों तक मुख्यमंत्री ने ऐसे ही पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को देखा था। एक तरफ विपक्ष सीएम नीतीश को थका हुआ बताने की कोशिश में लगा है, दूसरी ओर नीतीश कुमार अपनी सक्रियता से ऐसे बिना कुछ बोले विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप से नीतीश कुमार के सुपर एक्शन वाली खबर को समझिए। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों के लिए ही जाने जाते हैं और नीतीश कुमार की विकास कार्यों की वजह से ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। सीएम नीतीश पहले यात्रा करते हैं
और उसके साथ ही यात्रा के दौरान वो लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, फीडबैक लेते हैं और यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर आगे की योजना बनाते हैं। सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं, इसका बार बार जायजा भी मुख्यमंत्री लेते हैं। आज भी सीएम नीतीश कुमार ने कई निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। बड़ी बात है कि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। सीएम नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों के आधार पर ही चुनाव में जाना चाहते हैं। विधानमंडल में भी कह चुके हैं कि पिछली सरकार और अपनी सरकार का लेखा जोखा रखेंगे। मतलब ये कि जनता की अदालत में जाने के पहले सीएम नीतीश कुमार बही खाता दुरुस्त कर लेना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री फिलहाल सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अररिया के फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन की ग्रामीणों के साथ झड़प में मौत हो गई। एएसआई राजीव मौत मामले में पुलिस वर्सेस एक्शन लेते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 18 लोगों पर नामजद और 20-25 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एसपी ने अपने बयान में पीट कर हत्या की बात से इनकार किया है। श्रद्धांजलि देने की ये तस्वीरें अररिया की हैं। डीएम और एसपी की मौजूदगी में अररिया पुलिस लाइन में एएसआई राजीव रंजन को श्रद्धांजलि दी गई। अररिया के डीएम अनिल कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस और सख्त कार्रवाई करेगी। ये जो घटना हुई है इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई भी करेंगे जिससे सभी में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनमें भी एक मैसेज जाए। गांजा तस्करी का आरोपी अनमोल यादव एक शादी समारोह में पहुंचा था। फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजन भी पुलिस टीम के साथ अनमोल को पकड़ने पहुंच गए। तभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने धक्का मुक्की कर पकड़े गए अपराधी को छुड़ा लिया। धक्का मुक्की में एएसआई अचेत होकर गिर पड़े और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। एसपी ने पीटकर हत्या करने की बात से इनकार किया है। जबरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे एएसआई राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनकी मृत्यु हो गई। राजीव रंजन साल 2000 में बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे। सबसे पहले गया, फिर पटना, उसके बाद अररिया के फुलकाहा में उन्हें पोस्टिंग दी गई। राजीव रंजन की मौत के बाद उनके पैतृक गांव मुंगेर में जानकी नगर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अब बहुत से बच्चे के लिए मैं क्या कहूँ, जहाँ पर मुझे जाना चाहिए तो वहाँ पर मेरा बच्चा चला गया। मैं क्या कहूँ उसके लिए। राजीव रंजन की मौत के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एएसआई राजीव रंजन की मौत के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। छापेमारी और गिरफ्तारी भी होने लगी है, लेकिन सवाल है कि एएसआई राजीव रंजन की मौत का जिम्मेवार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश और मुंगेर से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आइए राजीव रंजन की मौत की खबर को समझते हैं। देखिए, राजीव रंजन साल 2000 में पुलिस में भर्ती हुए थे और तब से काम कर रहे थे। फिलहाल राजीव रंजन फुलकाहा थाने में एएसआई के पद पर तैनात थे। और देखिए, गांजा तस्कर अनमोल यादव शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। ये खबर पुलिस की टीम को मिली थी और पुलिस को अनमोल के आने की खबर मिली तो पुलिस एक्शन में आ गई। एएसआई राजीव रंजन अनमोल को गिरफ्तार करने के लिए शादी समारोह में पहुंच गए। पुलिस ने अनमोल यादव को गिरफ्तार भी कर लिया था। मतलब पुलिस की टीम की पूरी तरीके से पकड़ अनमोल पर हो चुकी थी, लेकिन ले जाते समय अनमोल के समर्थकों से पुलिस की धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की में राजीव रंजन गिर गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस की तरफ से तुरंत ही एक्शन लिया गया। 18 नामजद और 20 से 25 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यही नहीं, कार्रवाई करते हुए तुरंत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एसपी ने बयान दिया है और एसपी ने पीट कर हत्या की बात से इनकार किया है। राजीव रंजन की मौत के बाद कुछ सवाल है जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि राजीव रंजन की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की की हिम्मत लोगों में कैसे हुई और अब पुलिस से आंख मिलाने वाले को जवाब देना जरूरी है।
हालांकि पुलिस टीम की तरफ से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य बजट के लोगों के रूप में आधिकारिक भारतीय रुपए के प्रतीक को तमिल अक्षर से बदल दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या राज्य सरकार बदल सकती है रुपए का चिन्ह। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के मुद्दे पर अभी तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल ही रहा था कि इसी बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदल करके तमिल भाषा में आर को कर दिया है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए के आर का सिंबल तमिल के सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। ये तमिल लिपि का अक्षर रू है, जिस पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके स्टालिन को स्टूपिड कहा। अन्नामलाई ने लिखा कि रुपए के सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। किसी तमिल के डिजाइन किए गए रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में से हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति गरमाएगी और टकराहट और होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब रुपए के चिन्ह वाले पूरे विवाद को समझते हैं। दरअसल यहाँ पर रुपए का जो सिंबल है उसे बदल दिया गया है। 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया गया था, जो कि आर के फॉर्म में है। आईआईटी मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके छात्र उदय कुमार ने इसे बनाया था। र देवनागरी लिपि के र और लैटिन लेटर आर को मिलाकर बनाया गया है और इसमें एक वर्टिकल लाइन भी है। ये रेखा राष्ट्र ध्वज और बराबरी के चिन्ह का प्रतीक है। तमिलनाडु की सरकार ने राज्य के बजट से र का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंबल बदला और इसे बदलकर तमिलनाडु के भाषा में उसे कर दिया गया है। अब तमिल लिपि का जो अक्षर है वो रू है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रुपए के चिन्ह वाले विवाद को अगर आपको समझाएं तो तमिलनाडु की डीएमके हिंदी विरोधी है। हिंदी को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार में महीने भर से विवाद चला आ रहा है। रुपए के चिन्ह को लेकर भी विवाद बढ़ गया। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है और इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। रुपए के चिन्ह को लेकर भी अब बवाल मचा हुआ है और सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार बदल सकती है रुपए का चिन्ह? और ये बड़े सवाल के साथ ही कई सारे सवाल और उठाए जा रहे हैं और फिलहाल केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।